जो आज का टॉपिक है वो पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, और फर्स्ट हमारा जो कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन है। ठीक है, इसमें देखो मोर देन वन हाइड्रोजन एटम है जो एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक है ना। तो ये हमारे सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। यूजेज यानी डाइक्लोरोमीथेन के यूजेज क्या है, सबसे पहले हमने इसके फॉर्मूले हैं वो स्टडी कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ये डाइक्लोरोमीथेन है। ठीक है ना। और ये एक जो विसिनल और तुम्हें पता है जेमिनल, दो टाइप के हमने स्टडी किए थे। तो ये विसिनल जेमिनल टाइप का हो जाएगा, यानी एक से दो अटैच हैं बट एडजेसेंट कार्बन नहीं है, इस कारण से इसको नहीं बोल सकते। तो यूजेज, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ड्रग इंडस्ट्रीज। ड्रग इंडस्ट्रीज है उसमें सॉल्वेंट का काम करता है ये। पेंट रिमूवर एंड प्रोपोलेंट इन एरोसोल, ए क्लीनिंग एजेंट फॉर मेटल। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी ये तो जो यूजेज हैं जिनको हम काम में लेते हैं, यानी डाइक्लोरोमीथेन का काम यूज ले सकते हैं। तो थ्री यूजेस हमने ले दिए। इसके बाद में अगर जब हम इसको यूज में लेंगे तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है, जैसे हमने यूज कर लिया, यूज करने के बाद में वो कहाँ जाएंगे, यानी हम उसको फ्री कर देंगे एनवायरनमेंट में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट में, क्या ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है या हार्मफुल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू आवर स्किन डेवलप रेडनेस एंड बर्निंग सेंसेशन। इसका मतलब अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए स्किन के तो ये हार्मफुल है हमारे लिए, स्किन के लिए, यानी ये लिविंग थिंग्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो यानी डाइक्लोरोमीथेन इज नॉट गुड फॉर द लिविंग थिंग्स। और अगर ह्यूमन स्किन के नजदीक आ जाए तो रेडनेस आएगी, यानी सेंसेशन आएगा, बर्निंग हो सकती है। इसका मतलब यही हुआ कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये गुड सॉल्वेंट है, इंडस्ट्री में इसको काम में लेते हैं हम लोग, मेन मेड है, बनाया जाता है। दूसरा है जो इट इज हार्मफुल टू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी अगर ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाए बाय अदर मीन्स तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, अच्छा नहीं है। यानी नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, इट्स हाई लेवल इन एयर कॉज नोरेशिया, नंबरनेस एंड इन फिगर्स एंड टॉयज। इन कहने का मतलब ये है कि ये अगर ज्यादा एनवायरनमेंट में गैसेस फॉर्म में फैल जाए कर जाए तो ये हमारे लिए मतलब ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक है ना। जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें पेन हो सकता है, मतलब और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर बाय द वे किसी कारण से लीक हो जाए कोई भी एक्सीडेंटल केस में, तो इसके आसपास का एनवायरनमेंट अनहेल्दी हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा फॉर द लिविंग थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। और जो ट्राइक्लोरोमीथेन होते हैं उनको हम लोग हेलोफॉर्म भी कहते हैं, ये हमने तुम्हें पता शुरुआत में जो क्लास थी उसमें डिस्कशन किया था हमने। तो ट्राइक्लोरोमीथेन, इनको हम लोग हेलोफॉर्म बोलते हैं। हेलोफॉर्म का एक एग्जांपल है ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म के यूजेस क्या क्या है, मेन में है भी। तो क्लोरोफॉर्म इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट जो है 334 केल्विन है, नॉन इन्फ्लेबल है, बट इट्स वेपर कॉज अनकॉन्शियसनेस, यानी ये मतलब बेहोशी जैसा कर देता है। अगर ये ज्यादा इसको क्या इनहेल कर दें तो इससे क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस आ जाएगा इनहेल करने से। ओल्ड टाइम में क्या होता है, इसको एनेस्थीसिया की तरह यूज में लेते हैं ओल्ड टाइम में, लेकिन अभी यूज में नहीं लेते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब ये जो क्लोरोफॉर्म है या फिर इसको कैसे ट्राइक्लोरोमीथेन है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है, किससे कांटेक्ट में आता है ये, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज होता है और ये कंपाउंड बनता है डाइक्लोरो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड कंपाउंड बनाता है ये वाला। इस तरीके से है ये, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है दिस कंपाउंड, यानी ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है ये कंपाउंड, अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो इस कारण से क्या इसको एनेस्थेसिया के लिए यूज नहीं लिया जाता है, इसकी जगह दूसरा लेते हैं हम लोग, यूज में लेते हैं, ये अभी यूज में नहीं होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ओल्ड टाइम में विच रीजन विच कंपाउंड इज यूज एज एनेस्थेसिया, तो क्लोरोफॉर्म फॉर द सर्जरी। तो क्यों नहीं यूज में लेते हैं, उसके रीजन क्या है कि ये ऑक्सीडाइज होकर बनाता है फॉस्जीन, इसको फॉस्जीन बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है फॉस्जीन, फॉस्जीन। ठीक है ना। यूजेस, यूजेस का मतलब कहाँ कहाँ काम में आता है, एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट ऑयल वर्निसेस वैक्सेस रेजिन एंड रबर, इन सब के लिए सॉल्वेंट का काम करता है, यानी जितने भी नॉन पोलर थिंग्स हैं उनको डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर, एक गुड सॉल्वेंट है। उसके बाद फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरेटॉन, ये ड्रग है, और क्लोरोपिक्रिक, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं। इनको मतलब इनको प्रिपरेशन जो हम करते हैं इसका ये शुरुआती कंपाउंड है, यानी मेन सबस्ट्रेट कह सकते हैं एक तरह से। तो इनके सिंथेसिस में ये यूज होता है, कौन होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है, ये ध्यान रखना है।
एज एनेस्थेसिया आफ्टर बीइंग मिक्स्ड विद द ईथर, ईथर के साथ इसको मिक्स करके एनेस्थेसिया की तरह यूज में लेते हैं ओल्ड टाइम में। अभी तो हम इसको नहीं ले रहे, इसके तो दूसरा यूज में आता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रियोन्स, जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट की जो गैसेज होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी क्लोरोफॉर्म को एज ए सबस्ट्रेट यूज लेते हैं हम लोग। तो क्लोरोफॉर्म के बहुत ज्यादा यूजेज हैं, ठीक है, ओल्ड टाइम में थे, अभी भी हैं। और इसका हार्मफुल इफेक्ट यही है कि फॉस्जीन बनाता है, कंपाउंड बनाता है कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए हम इसको एनेस्थीसिया के लिए यूज नहीं ले रहे हैं। इसमें से कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, तो ये मैं जो बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ इसको तुम ध्यान रखना। और ये जो कंपाउंड है, ये मैं तुम्हें इसका भी डायग्राम ओपन करके बता दिया है, ठीक है ना। इसे फॉस्जीन बोलते हैं, ये देखो लिखा हुआ है फॉस्जीन ये यहाँ पर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अभी एनवायरमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट है। On inhalation, it depresses the central nervous system and causes headache and dizziness। यानी अगर ज्यादा आप इनहेल कर दोगे तो सर दर्द होगा, हेडेक होगा बहुत तेज, और दूसरे को भी ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है ज्यादा अगर इनहेल कर दिया जाए। क्रोनिक एक्सपोजर डैमेज लीवर एंड किडनी, अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यू अगर हमारे इनहेल हो रहा है, सांस में जा रहा है, ब्रीदिंग में जा रहा है, तो ये किडनी और लीवर को डैमेज कर सकता है, उसके टिश्यू को डैमेज कर सकता है। On exposing to the sunlight and air, it slowly decomposed the phosgene। phosgene बहुत ज्यादा harmful है। Ethanol 1% is added to retard the oxidation of phosgene into the harmless ethyl carbonate। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें फॉस्जीन नहीं बनाना है, इसको हार्मफुल नहीं करना है, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें क्लोरोफॉर्म के अंदर कि ताकि ये डिग्रेड नहीं हो। अगर डिग्रेड हो फॉस्जीन बना भी दें, तो फॉस्जीन बनाने के बाद में ये हमारे नुकसान नहीं करते, तो फॉस्जीन इंटरेक्ट होता है वापस से। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है, यानी केमिकल टेस्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है क्लोरोफॉर्म किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है केमिकली। तो इट गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट, पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट मतलब बहुत ही खराब स्मेल आती है इसकी, आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है ये, ठीक है ना। उसके बाद में प्योर जो कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म डज नॉट give white precipitate with silver nitrate, but with tolerant reagent. It gives gray precipitate with the silver on hitting the failing solution। फैलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको तुम ध्यान रखना। ये जो क्लोरोफॉर्म के टेस्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में एज ए नोट्स। नेक्स्ट ट्राई आइडोमिथेन, यानी इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। अभी आइडोफॉर्म के भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, कौन कौन से हैं वी विल डिस्कस। तो ये सबसे पहले क्या, इट इज येलो क्रिस्टलिन सॉलिड, पंजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 392 केल्विन, ठीक है ना। ये एक येलो कलर का पंजेंट ऑर्डर का जो ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, ठीक है ना, येलो कलर का क्रिस्टलिन सॉलिड है, और इसकी स्मेल कैसे होती है, पंजेंट होती है। ये इसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है, देखकर पहचान सकते हैं। और ये स्ट्रीम वायलेंट है। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब होता है इसको गर्म पड़ने पर ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वाउंड, यानी वो घाव हो जाए उसको ड्रेसिंग करने में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं एथेनॉल के साथ में, और उसके बाद ड्रेसिंग में काम आता है। तो ये मेडिकली यूजफुल है। और ठीक है ना, जिससे हम ओल्ड टाइम में रेड ड्रग बोलते थे, लाल दवा उस नाम से भी जानते थे ओल्ड टाइम में। ये होता था वार जोन में बेचते थे, जो भी सोल्जर जाते थे उनको एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए उनके साथ में होता था ये, जिससे हम बोलते थे रेड ड्रग्स होती थी। यानी ये जो ट्राई आइडोफॉर्म है ये यूज होता था एज एंटीसेप्टिक, तो उस समय ये साथ में भेजते थे सोल्जर के साथ में। अब यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है ना। तो एज एन एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वाउंड, मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स बनाने के लिए भी यूज होता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट, when it come in contact with skin, iodine is liberated which is responsible for antiseptic property। समझ में आ गया होगा। यानी अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में ये आता है हाइड्रोफॉर्म, तो ये आयोडीन लिबरेट करता है जो कि एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा एंटीसेप्टिक कैसे है ये। इट हैज ए ऑब्जेक्शनल स्मेल। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरीके से है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यानी एक ही कार्बन से 4 Cl अटैच है। कितने Cl अटैच है? 4 Cl। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा, ध्यान रखना। यानी सब तरीके से जा रहा है, तो एक ही साइड में जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा इनका। तो ध्यान रखना इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इट इज ए लिक्विड बॉयल एट 350, नॉन फ्लेमेबल है, यानी जल्दी से जलता नहीं है, एवोपरेट नहीं होता है। हेंस इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर द फैट ऑयल वैक्सेस रेजिन। इट इज ए फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द सेम नेम पायरीन। पायरीन के नाम से इसको यूज में लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी जहाँ पर आग बुझानी हो वहां पर इसको भी यूज में लेते हैं, क्योंकि ये नॉन इनफ्लेमेबल है। नॉन फ्लेमेबल का मतलब ये जल्दी बर्न होता नहीं है कौन, तो इसलिए हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज लेते हैं। और वहां पर इसका जो नाम होता है वो होता है पायरीन, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन को एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में याद यूज होता है, सॉल्वेंट है, ड्राई क्लीनिंग में काम आता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेडिसिनल यूज है। ये हेलमिंथेसाइड्स हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द हुकवर्म। हुकवर्म जो होता है ये एक पैरासाइट है, उसको उसके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी एनवायरमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? Its vapor when breathed causes nausea, dizzying and vomiting, may cause damage nerve cells permanently। यानी बहुत ही खराब है, इसको स्मेल नहीं करना चाहिए ज्यादा। On exposing it causes cancer, irregular heartbeat and person may go to the coma। ये ज्यादा अगर इनहेल कर दें लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, तो जो पर्सन है वो क्या हो सकता है? अब कोमा में भी जा सकता है, और उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर उसके न्यूरॉन्स वगैरह परमानेंटली डैमेज हो सकती है। यानी ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, इट्स वेपर depleted ozone layer, ozone hole permitted the ultraviolet radiation to reach the earth, may cause the skin cancer, eye disease and disorder. It may adversely affect our immune system। फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट गैस है उसी को बोलते हैं फ्रियॉन्स, के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो कॉमन फ्रियॉन्स हैं जिनका कॉमन नेम फ्रियॉन्स बोलते हैं हम, उसका रियल में नेम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी एक ही कार्बन से क्लोरीन और फ्लोरीन अटैच है, ठीक है ना। तो ये इनके फॉर्मूलाज हैं। तो ये फ्रियॉन 12 के नाम से हैं, और फ्रियॉन 11 के नेम से जो है वो है CF3Cl। यानी एक ही कार्बन से 3 फ्लोरीन अटैच है प्लस 1 क्लोरीन है, और इसमें एक ही कार्बन से 2 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है। ये फॉर्मूला इस तरह से होगा इसका। इसको हम बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे। तो इनको कॉमनली नोन एज फ्रियॉन्स। इंपॉर्टेंट है ये भी, इनके ध्यान रखना भी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रियॉन 12, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रियॉन 11, कंपटीशन के लिए ध्यान रखना इसका। यूजेज इन एयर कंडीशनिंग एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग पर्पज, एयर प्रोपेलेंट एरोसोल फॉर्म्स फॉर स्प्रे आउट डिओडेंट्स, क्लीनर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। हेलोथेन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, इसको यूज में लेते हैं सर्जरी के अंदर। ये मतलब अनकॉन्शियसनेस कॉज करता है, बेहोशी की दवा कह सकते हैं एक तरीके से इसको, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के अंदर भी कह सकते हैं, या फिर हमारे बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। हेलोथेन का फॉर्मूला ये वाला, दिस इज हेलोथेन। और ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक है, सर्जरी सर में से यूज होता होता क्या है। है? पहले तुम्हें पता क्लोरोफॉर्म होता था, अब यूज होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, most freons eventually makes its way into the atmosphere where it diffuses discharge into the stratosphere। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है हमारी O3, इसका डिप्लीशन करता है। हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर था 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 14, ठीक है ना। उसके अंदर एक पूरा गिवन है, तो तुम चाहो तो वहां से रेफरेंस के फॉर्म में ले सकते हो, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। उसके बाद में है, नेक्स्ट है DDT। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारी कंट्री ने बैन कर रखा है, ये इंसेक्टिसाइड्स है। 6 नंबर जो है हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला जो है, ये इसके प्रिपरेशन की रिएक्शन है, ठीक है ना। ये इसके प्रिपरेशन की रिएक्शन है, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। DDT ये इसके नेम का शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखना।
पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइ ट्राइक्लोरोएथेन, दिस इज द नेम ऑफ डीडीटी, फुल नेम ऑफ डीडीटी, शॉर्ट में इसको हम डीडीटी बोलते हैं। डीडीटी के लिए एक डी यहाँ से आ गया, दूसरा डी यहाँ से आ गया और तीसरा टी यहाँ से आ गया, बस ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ से बना हुआ है। अब इसके यूजेस क्या हैं डीडीटी के, यहाँ ध्यान से रखना। एथेन, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, इस तरीके से समझ आ गया होगा तुम्हें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और एक 2, ठीक है ना, ये 2 कार्बन है यहाँ पर, तभी तो एथेन आया है। एक ही कार्बन से 3 क्लोराइड अटैच है तो ट्राइक्लोरो 1 ट्राइक्लोरो, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे क्या है यहाँ पर, डाइफिना क्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है ना। अब इसके यूजेस क्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं, कहाँ कहाँ काम आता है। लास्ट है हमारा जो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, उसका लास्ट 6th नंबर है। और ये 6 कंपाउंड हैं, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है 6 हैं जो हमारे कोर्स में है। फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट नंबर था वो था हमारा डाइक्लोरोमीथेन, और ये लास्ट में जो है ये इंसेक्टिसाइड के लिए यूज में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंट्री इसको बैन कर रखा है। उसका रीजन क्या है कि ये जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर हमारे चाहे हम हमारी भी बात कर लें, ह्यूमंस बीइंग की भी बात कर लें, तो ये जो डीडीटी है और अदर एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जैसे ये जो मैमल्स के अंदर जैसे बफेलो है, काउज हैं, तो जब हम इसको क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ऑन द क्रॉप, तो क्या होता है कि उसके लीव्स के ऊपर ये रह जाते हैं, और ये वापस जब वो हर्बीवोर्स जो होते हैं उसको ईट करते हैं तो उनके एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू में जाके डी स्टोर हो जाता है डीटी। और उसके बाद उनके वो जो है जैसे फ्लैश वगैरह ईट करते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, या फिर ह्यूमंस के अंदर भी जो होते हैं वो उसको ईट करते हैं फ्लैश को, या फिर कोई प्लांट वगैरह को उसको ईट करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो हमारी बॉडी में भी एंटर हो जाएगा डीडीटी, और ये कैंसर कॉज भी करता है। इसलिए बहुत सारी कंट्री ने डीडीटी को बैन कर रखा है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है ये, ठीक है ना। और होता क्या है कि एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, वहां जाकर स्टोर हो जाता है, और वहां की जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसको क्या करता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, its residue accumulate in environment and cause danger. It is not metabolized by the system and get decomposed in tissue. ये यहाँ पर जो टिश्यू की बात करें, एडिपोज टिश्यू है, thus raise the alarming danger and it is highly toxic to the fish. फिश के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ये। तो इसी के साथ जो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 10 है, वो कंप्लीट हो रहा है। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे, और इसके अलावा कोई भी जो डाउट वगैरह है वो भी हम कल की क्लास में देखेंगे सब हम।